क्या की मुहावरा वगैरह हो सकता है, जानिए। हेलो नमस्कार प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी का डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। गुड आफ्टरनून, राधे राधे, बिल्कुल आप सबको प्रणाम। हाँ, शेयर कर दो, वेलकम कर रहे हैं। चलो धन्यवाद आप सबका, इंतजार हो रहा है क्लास का। कल अपन लोकगीत पढ़ रहे थे ना, शायद मैंने तुम्हें लास्ट कौन सा गीत पढ़ाया था, कागा पढ़ाया था क्या, है ना? हाँ, वो कोवा वाला। चलो अब आगे पढ़ते हैं। कल मैंने बताया था तुम्हें कि राजस्थान के गीतों को 3 भागों में बांटा गया। क्षेत्रीय गीत, धार्मिक और रीति रिवाजों के गीत। क्षेत्रीय गीतों को भी 3 भागों में बांटा था। मरुस्थलीय गीत, पर्वतीय क्षेत्र के गीत और मैदानी क्षेत्र के गीत। मरुस्थलीय क्षेत्र के गीत में अपन ने 5-7 गीत पढ़े थे। एक तो मिश्री पढ़ा, एक पाला पढ़ा, एक बरबुटिया। तीनों गीत दाम्पत्य प्रेम के प्रतीक है। एक मैंने पढ़ाया होगा कुर्जा गीत। कुर्जा पक्षी को माध्यम बनाकर एक पत्नी परदेश गए पति के लिए संदेश पहुंचाती है, तो कौन सा गीत गाती? कुर्जा गीत। कुर्जा पक्षी के खूब सारे पॉइंट पढ़े थे अपन ने, वो भी ध्यान रखना। एक गीत पढ़ा था गोरबन, ऊंट के गले का आभूषण होता है। शेखावाटी मारवाड़ क्षेत्र में महिलाओं द्वारा गाया जाता। एक गीत पढ़ा था अपन ने कागा गीत। कागा का अर्थ होता है कौवा, और कौवा पक्षी को उड़ाकर एक महिला परदेश गए पति के आगमन में कौवे पक्षी को उड़ाकर उसका इंतजार करती है। वो जो गीत है अपने, कौन सा गीत था? कागा। अब आज अपने आगे वाले गीतों की चर्चा करते हैं। चलो देखो, अब हम बात करें कि हमारा एक गीत आता, और उस गीत का नाम आता है डोला मारू गीत। कौन सा गीत है? डोला मारू। बहुत गजब की शानदार एक कहानी है, 2-4-5 मिनट में शॉर्ट एंड स्वीट सुनाऊंगा, तभी समझ में आएगी। बढ़िया देखो कौन सा गीत है, डोला मारू। पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं। डोला मारू एक ऐसा गीत है जो राजस्थान में आपके सिरोही क्षेत्र का प्रसिद्ध है। सिरोही का प्रसिद्ध है। ये अपने जो गीत है, इस गीत को गाया जाता डोला मारू की प्रेम कहानी पर। अरे किस पर गाया जाता? डोला मारू की प्रेम कहानी पर आधारित है। अब डोला मारू की प्रेम कहानी पर आधारित है। डोला और मारू कौन थे, ध्यान देना। कहते हैं कि डोला अपने एमपी में एक जगह पर थी, नरवर, यहाँ का एक राजकुमार हुआ करता था, नरवर मध्य प्रदेश का। मारू अपने बीकानेर में एक जगह पर थी, पुंगल। इस पुंगल बीकानेर की राजकुमारी हुआ करती थी, कौन? मारू। इन दोनों की लव स्टोरी पर आधारित सिरोही क्षेत्र में गीत गाया जाता, डोला मारू गीत। अब ये जो गीत है ना, इस गीत को राजस्थान में एक जाति गाती, उस जाति का नाम आता डाडी जाति। तो डाडी जाति द्वारा इस गीत को गाया जाता है, ये भी याद रखना। डोला मारू की प्रेम कहानी पर आधारित। अब कैसी प्रेम कहानी है, कहां से क्या हुआ? कहते कि डोला और मारू दोनों का विवाह बाल्य अवस्था में कर दिया जाता। छोटी सी उम्र में इन दोनों का ब्याह हो गया। और डोला का जब उम्र हुआ था ना, तब इसकी उम्र बताई जाती 2.5 साल, और कई किताबों में 3 साल भी लिखा हुआ है। मारू की उम्र बताई जाती, और इसका जब विवाह हुआ था तब ये मात्र कितने साल की थी? 1.5 साल की। अब कहानी अपने कहाँ ट्विस्ट लेती है। कहते कि डोला और मारू जब बड़े हुए, तो डोला अपना पहला जो बचपन में विवाह हुआ था उसको भूल गया, कि अपनी पहले भी शादी हो रखी है। भाई भूल गया तो भाई ने दूसरी शादी कर ली, मालवा की एक राजकुमारी के साथ। मालवा की उस राजकुमारी का नाम था मालवण। क्या नाम था? मालवण। कहते कि मालवा की राजकुमारी मालवण के साथ में ब्याह किया ना, ये मालवण अच्छी तरह जानती थी कि डोला का एक विवाह हो रखा मारू के साथ, जो कहाँ की राजकुमारी है? पुंगल बीकानेर। पर आपको पता, एक म्यान में 2 तलवारें रह सकती क्या? नहीं। एक महिला के होते हुए वो महिला कभी नहीं चाहेगी कि मेरे घर में मेरी कोई सौतन बन के रहे, ताकि मेरा पति उसकी तरफ आकर्षित हो। क्या पता मेरा पति उसकी बातें माने, मेरी नहीं माने। तो एक महिला ने सोचा कि मैं एक काम करूं, मुझे पता है इसके ब्याह का, इसका ब्याह हो रखा है, इसका शादी हो गई, किसके साथ? मारू। मालवण जानती थी कि अपन से ज्यादा सुंदर और ब्यूटीफुल कौन है? मारू है। और मारू अगर यहाँ आ गई ना नरवर में, तो हो सकता है डोला उसकी सुंदरता देखकर उस पर मोहित हो जाए, उसकी ज्यादा बातें माने, क्योंकि वो पहली वाली पत्नी है और मुझे नजरअंदाज कर दे। मालवण ने सोचा कि अपन एक काम करें ना, डोला को पता ही नहीं लगे इसकी दूसरी शादी हो रखी थी, पहले बचपन में कर दी थी। अब उसके लिए क्या किया जाए? कहते मालवण ने दिमाग लगाया और पत्र विभाग के अधिकारी से संपर्क किया, और पत्र विभाग के अधिकारी से बुलाकर उसने कहा कि जो भी कोई पुंगल बीकानेर से लेटर आए ना, वो लेटर तू मुझे लाके देना, उसके बदले में तुझे पैसा दूंगी। ये मालवण ने कह दिया। इधर अपने उम्र बीती जा रही थी, डोला मारू की उम्र हो गई, वयस्क हो गए। इधर एक दिन अपने मारू जो थी, इसको एक सपना आता है, और सपना आता तो सपना सुबह सुबह सपना आता है, और सपने में कौन आता है? इसका पति आता है। सुबह उठती हुई माँ के सामने जाती तो इसका उदास चेहरा था। उदास चेहरे को देखकर माँ समझ गई थी कि आज इसको इसके पति का सपना आया, और कोई ना कोई सपने में बात हुई, इसलिए इसका उदास चेहरा है। माँ ने पूछने का प्रयास किया तो माता से बता नहीं पाई, और मारू अपनी माता से कहती कि माता मुझे आज ऐसा सपना आया जिसको मैं कह नहीं सकती। एक कवि ने क्या शानदार दोहा लिखा अपना,
कि गूंगे रोज सपनों भयो सुमर सुमर पछताए, कि माँ मुझे ऐसा सपना आया कि मैं तुम्हें नहीं बता सकती, कि जिस तरीके से एक गूंगा बताने का प्रयास करता लेकिन वो बता नहीं पाता क्योंकि बोल नहीं सकता, उसी तरीके से आज मुझे एक ऐसा सपना आया जिस सपने को मैं तुम्हें नहीं कह सकती और मैं बहुत पछता रही हूँ कि तुम्हें नहीं कह पा रही हूँ। अब एक मम्मी को अपने पति के बारे में कैसे बताया जाए? नहीं बताया जा सकता है ना, एक लड़की कैसे बता दे। अब इस लड़की ने अपनी सहेलियों के पास गई, लड़की ने सहेलियों को कहा कि देखो यार आज सपना आया तुम्हारे जीजा जी का, साला तुम्हारा जो जीजा है बड़ा बावला आदमी है मतलब, और शादी हुए तो 15-20 साल बीत गए पर अभी तक तो लौटा नहीं। एक दिन श्रावण का महीना था, मारू अकेली थी। श्रावण के महीने में शाम के समय हल्की हल्की बारिश हो रही थी। मारू उस समय एक गाना गा रही थी कि डोला अब तो सावन बीत्यो जाए रे लौट आजा, कि डोला अब तो लौट जा, अब तो आजा मेरे पास मुझे लेने के लिए, सावन भी बीता जा रहा है, कब तू मुझे लेने आएगा। कहते कि उस मारू की दर्द भरी आवाज को डाडी जाति के कुछ लोग सुन लेते हैं। ये डाडी जाति के लोग जब उसकी दर्द भरी आवाज सुनते हैं ना, तो ये मारू के पास आते हैं और मारू से कहते हैं मारू बात क्या है। मारू कहती कि मेरा जो पति है डोला, उसको हमने 18 पत्र भेज दिए और 18 में से एक भी पत्र का जवाब उसने नहीं दिया। बेलखना पति है मेरा, मेरी बिल्कुल नहीं सुन रहा। मेरी इच्छा है कि मैं मेरे पति के साथ जाकर वहां अपना जीवन गुजारूं, वैवाहिक जीवन जीऊं। अब मारू की इस दर्द भरी आवाज को डाडी जाति के लोगों ने सुनकर इससे बात की और डाडी जाति के लोगों ने कहा कि मारू, अगर तेरे पति के पास जाकर हम उसे सूचना दे तो क्या वास्तव में तेरा काम हो सकता? अब ये कहती मारू कि मुझे क्या पता, जब 18 पत्र उसको भेज दिए तो 18 पत्र में से किसी एक पत्र का तब जवाब नहीं दिया। आप लोग जाके देख लो, अगर हो सकता फेस टू फेस बात हो जाए तो बात अलग है, कभी कभी हो जाता पत्र बीच में रह जाए, सामने वाले तक नहीं पहुंचे। कहते डाडी जाति के लोग जाते हैं मारू की उस रिक्वेस्ट को लेकर डोला के वहां। नरवर एमपी का राजा डोला दरबार लगाकर जनता के सामने बैठा था, गाने का काम था डाडी जाति का। डाडी जाति के लोग पहुंचते नरवर और जाते एक गाना गाते हैं कि अच्छा सिला दिया तूने मेरे यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। डाडी जाति के लोगों ने गाना गाया तो डोला को लगा यार कि ये आवाज किसकी है, इतना भयंकर गाना कौन गा रहा है, मैंने किसी का घर लूटा नहीं और लोग मुझे बदनाम कर रहे हैं। डोला बुलाता, डाडी जाति के लोग 5-7 लोग बैठे थे दरबार में, जाके खड़ा हुआ कि कैसे आदमी हो तुम, राजा हो, अरे तुम्हें शादी नहीं करनी थी मारू के साथ तो ब्याह क्यों किया, उसको लेके आना चाहिए था, तुम्हें शर्म आने की बात है, तुम्हारा पहला ब्याह हो रखा है और मारवाड़ की राजकुमारी के साथ तुम्हारी शादी हुई थी, तुम भूल गए। 18 पत्र उस पत्नी ने तुम्हारे लिए लिखे पर तुमने एक पत्र का जवाब नहीं दिया। डोला को पहली बार पता लगा था अपनी एक और शादी हो गई थी पहले बचपन में, उसको याद ही नहीं था, भूल गया था वो कि पहला ब्याह हो रखा है। डोला ने डाडी जाति के लोगों की बातें सुनी तो डोला ने कहा कि 18 पत्र, अपने पास तो एक भी नहीं आया। पत्र विभाग के अधिकारी को बुलाया कि बताओ और एक पत्र कहाँ गए, उसने कहा 18 पत्र आए थे, 18 के 18 कहाँ ट्रांसफर कर दिए। डोला समझ गया था कि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, इस मालवन ने जरूर कुछ ना कुछ गुस्ताखी की है और इसने सारे पत्रों को दबाकर फाड़कर फेंक दिया। डोला मालवन को बुलाता, पत्र विभाग के अधिकारी को सस्पेंड करता है, मालवन को कहता कि मालवन आज तक हम आपके साथ थे लेकिन आज से अपना ब्रेकअप है, आप आपके और हम हमारे हैं। और डाडी जाति के लोगों को कहता है डोला कि डोला चिंता मत करो, तुम मारू को कहना मेरा इंतजार करे और 2 दिन के पश्चात बारात जैसा दृश्य लेकर मैं उसको लेने आऊंगा। कहते कि डोला इस डाडी जाति के लोगों से प्रभावित होकर, अपनी पहली वाली पत्नी ने धोखा किया था, विश्वासघात किया बंदे के साथ, पहली वाली पत्नी को छोड़ा बंदे ने और अपने ऊंट गाड़ी लेकर बंदा आ जाता मारवाड़, और मारवाड़ आकर पुंगल बीकानेर की राजकुमारी को लेकर जाता, उसका नाम क्या था, मारू। इसी डोला मारू की लव स्टोरी पर आधारित एक गीत जिसका नाम है डोला मारू गीत, हीरोई का फेमस है। डोला मारू का विवाह बाल्य अवस्था में हुआ था, उस समय डोला की उम्र थी 2.5 या 3 साल और मारू की उम्र थी 1.5 साल। डाडी जाति के लोग कौन सा गीत गाते, डोला मारू। ये अपन ने शॉर्ट सुन ली, ऐसे कहानी सुनाता तो आधे घंटे की कहानी है, कोई मतलब नहीं, एग्जाम में आएगी नहीं, एग्जाम में ये आएगा। अब यहाँ देखो, अब अपने क्वेश्चन है और यहाँ से अपने खूब सवाल बनते, बहुत गजब के पॉइंट बताऊं, डोला मारू से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु 10 सवाल बताऊंगा, एक भी सवाल गलत नहीं होगा और इसमें से लगभग 3-4 सवाल अपने एग्जाम में पूछे, बहुत शानदार प्रश्न है। इससे रिलेटेड बिंदु पढ़ने अपन को डोला मारू। देखना, डोला मारू के लगभग 10 सवाल है, मैं सारे लिखता हूँ। अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में डोला मारू जो गीत है ना, ये डोला मारू गीत आपके कहाँ का फेमस है, याद रखिएगा, अभी बताया मैंने, हीरोई का फेमस है और एक जाति गाती, उस जाति का नाम भी क्या है, डाडी जाति। ये अपन को याद रखना, डोला मारू गीत। सेकंड क्वेश्चन को सुनना, सेकंड प्रश्न ये पूछा जाता कि राजस्थान में डोला मारू के नाम पर एक डांस भी किया जाता और डोला मारू नृत्य रियासत काल में होता था
और ये नृत्य कहाँ का फेमस है? झालावाड़। तो डोला मारू गीत तो सिरोही का है, लेकिन डोला मारू नृत्य कहाँ का है? झालावाड़। तीसरा क्वेश्चन देखना, डोला मारू के ऊपर एक अपने प्रिंट की जाती है, छपाई का काम किया जाता है, और डोला मारू प्रिंट या छपाई का काम होता है राजस्थान के बाड़मेर जिले में। तुमने नाम सुना होगा बाड़मेर की, अजरक प्रिंट, मलिर प्रिंट, ऐसे नाम सुने। उसी प्रकार से एक डोला मारू प्रिंट है जो ये भी कहाँ की फेमस है? बाड़मेर। एक और सवाल देखना, अपने राजस्थान सरकार ने पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए डोला मारू के नाम पर एक आरटीडीसी होटल भी बनाई। अभी बताऊंगा आरटीडीसी के फुल फॉर्म वगैरह सब बता दूंगा। इस डोला मारू आरटीडीसी होटल की स्थापना राजस्थान के पर्यटन विभाग द्वारा कहाँ की गई? बीकानेर। अभी तुम्हारे सामने 4 सवाल है, बोलना एक बार। डोला मारू गीत सिरोही, नृत्य झालावाड़, और प्रिंट बाड़मेर, और आरटीडीसी होटल। अभी ये 4 क्वेश्चन हुए, अभी 6-7 क्वेश्चन और बाकी है। अगर तुम्हें ध्यान हो तो मैंने जब तुम्हें चित्रकला पढ़ाई थी एमसीक्यू में तब बताया था, और मैंने आपको बताया था कि अपने राजस्थान में डोला मारू के चित्र 2 जगह पर है। डोला मारू के चित्र 2 जगह हैं, एक तो आपके जोधपुर चित्रशैली में और एक आपके राजस्थान की चावंड चित्रशैली में। अगर तुम्हें याद हो तो मैंने बताया था कि महाराणा प्रताप के समय निसारदीन नामक चित्रकार ने 1592 में डोला मारू का चित्र बनाया था चावंड चित्रशैली में। फिर मैंने बताया था कि जोधपुर में सर्वाधिक प्रेम व्याख्यान चित्र हैं, लव स्टोरी पर आधारित सबसे ज्यादा चित्र किसमें? जोधपुर। अब डोला मारू के जो सर्वाधिक चित्र पूछा जाए इसके डोला मारू के, तो इनके सर्वाधिक चित्रों में अगर ऑप्शन में दोनों हो तो फिर सर्वाधिक चित्र के लिए किसको ढूंढना पड़ेगा? जोधपुर। जबकि चित्र तो 2 जगह है, एक तो चावंड में भी है, एक जोधपुर में, लेकिन सर्वाधिक चित्र आपके डोला मारू के किस में है? जोधपुर में। ये इनके 6ठा नंबर का सवाल कंप्लीट हुआ। अगला सवाल सुनो, अपने एक सवाल बनता डोला मारू से रिलेटेड ही, और वो सवाल ऐसा बनता, गहलोत सरकार ने डोला मारू के नाम पर एक टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स खोला था, और डोला मारू टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स खोला था, और इसने इस कॉम्प्लेक्स की स्थापना की थी अपने राजस्थान के जैसलमेर जिले में। बहुत गजब का सवाल है, बजट घोषणा थी ये गहलोत की जब उसका 3रा कार्यकाल चल रहा था ना तब। तो डोला मारू टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स पूछे ये कहाँ पर बनाया गया? जैसलमेर में। अगला सवाल सुनना, अभी अपने पास में 7 सवाल हो गए। 8वें नंबर का सवाल है, अगर आपसे सवाल पूछे, सेकंड ग्रेड एग्जाम में था ये, डोला मारू के विवाह का तोरण द्वार बताओ। बहुत गजब का सवाल, डोला मारू के विवाह का तोरण द्वार। तोरण द्वार जानते हो? जो खाटू श्याम जी, अगर तुमने देखा हो, श्याम जी के वहां भी बना हुआ सीकर में, सब जाके ऐसे फोटो खिंचाते हैं, फिर फोटो डालते हैं आराम से। तो वो वाला जो डोला मारू के विवाह का तोरण द्वार है ना, इनका तोरण द्वार आपके केकड़ी में है। एक गांव पड़ता बगेरा गांव, और केकड़ी आज वर्तमान में अजमेर जिले में आता, क्योंकि पहले जिला बना दिया था गहलोत ने, लेकिन भजनलाल सरकार ने वापस कैंसिल कर दिया और किस में डाल दिया? अजमेर। तो डोला मारू के विवाह का तोरण द्वार बगेरा गांव कहां पर है? केकड़ी, अजमेर। एक सवाल ये पूछा हुआ। अभी अपने पास में 8 सवाल हो चुके किससे रिलेटेड? डोला मारू। 4 सवाल और बताओ। देखो एक बार, ये किताब जाने कितनी बार एग्जाम में पूछी हुई, डोला मारूरा दुहा, याद है तुम्हें? बहुत बढ़िया। डोला मारूरा दुहा पुस्तक के लेखक है कवि कलोल। एक एग्जाम में हजारों बार ये सवाल पूछा हुआ कि डोला मारूरा दुहा पुस्तक के लेखक कौन है? उस बंदे का नाम आता कवि कलोल। अगला क्वेश्चन सुनना, डोला मारू के ऊपर एक किताब और आती और उसका नाम आ जाता डोला मारूरी चौपाई। बहुत गजब के सवाल है। और डोला मारूरी चौपाई नामक पुस्तक के लेखक है कवि कुशल लाभ। क्या नाम है? कवि कुशल लाभ। कवि कुशल लाभ की तो एक ग्रंथ और है पिंगल शिरोमणि, वो भी पढ़ते हैं अपन। और देखो 2 सवाल और है। एक सवाल यहाँ से पूछा जाता है, राजस्थान में डोला मारूरी बात, ये किताब किसने लिखी? एक लेखक है, उसका नाम आता है खुशाल चंद्र। ये किताब अपने खुशाल चंद्र की है, डोला मारूरी बात। और एक लास्ट सवाल डोला मारू का। अब ये सवाल आता है और डोला मारूरी कविता पूछे तो कविता एक बंदे ने लिखी थी, उस बंदे का नाम आ जाता चंदू डाडी। क्या नाम है? चंदू डाडी। अब इतने सवाल है, कोई न कोई सवाल तो एग्जाम में आएगा, और सवाल 3 एग्जाम में आते हैं। मैं फिर भी कह रहा हूं तुम्हें, एक तो सवाल पूछा जाता है डोला मारू गीत कहाँ का है? सिरोही का, खूब एग्जाम में आता। एक सवाल पूछा जाता डोला मारू के सर्वाधिक चित्र का है? जोधपुर में। एक ये आता डोला मारू के विवाह का तोरण द्वार कहाँ है? बगेरा गांव, केकड़ी, अजमेर। और ये भी करंट में है, इसलिए आ सकता है एग्जाम में, डोला मारू टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स जैसलमेर। और एक ये सवाल आता पहली किताब डोला मारूरा दुहा जो पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? कवि कलोल। ये 12 प्रश्न है आपके किससे रिलेटेड? डोला मारू से। A to Z चीजें तुम्हारे सामने हैं।
अगर अपन को हर एक प्रश्न याद है ना, एग्जामिनर सवाल कैसे भी पूछो ना, फिर तो एग्जाम में होगा, राइट। हाँ, ले लो फोटो आराम से, खींच लो फोटो इसका। हो गया, चलो। मजाक नहीं, तुम तो ढंग से पढ़ लो बस, तुम्हें इतना कंटेंट पढ़ा दूंगा मैं कल्चर नहीं पढ़ाता हूँ, पूरा राजस्थान जीके पढ़ाता हूँ, जो मुझे आता है वो। और इसको घुमा घुमा के पढ़ा देंगे तुम्हें। सवाल कहाँ से देगा एग्जामिनर, सोचना पड़ेगा एग्जामिनर को, दुर्गेश ने पढ़ा रखी कल्चर, कहाँ से बनाओ पेपर, है ना। ठीक है, अब तो चलो अगला देखना, ले लेना फिर याद देखो। अरे नहीं, क्लास होने के बाद में स्लाइड खोल दूंगा, फिर ले लेना। देखो कौन सा गीत है, मूमल। अब देखो एक बार, मूमल गीत, इसके बारे में 4-5 सवाल हैं, और ऐसे तो 10-12 सवाल बताऊंगा। देखो एक बार, मूमल एक ऐसा गीत है जो राजस्थान में जैसलमेर क्षेत्र का फेमस है। कहाँ का है, जैसलमेर। अब जैसलमेर क्षेत्र का तो प्रसिद्ध है मूमल गीत, लेकिन इसकी विशेषता है कि इस गीत में मूमल की सुंदरता को दिखाया गया। किसको दिखाया गया, मूमल की सुंदरता। मूमल की सुंदरता को इस गीत में कहां से कहां तक बताया, नक से सीख तक बताया गया। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि नक से सीख तक का मतलब क्या होता। देखो, नक का मतलब होता एड़ी, सीख का मतलब होता चोटी। यानी एक महिला जिसकी एड़ी से लेकर उसकी चोटी तक की सुंदरता को दिखाया गया, वही मूमल की सुंदरता का बखान एक गीत में किया गया, वो है अपने मूमल गीत। अब ध्यान देना, कहते मूमल अपने एक राजकुमारी थी, और मूमल अपने राजस्थान के जैसलमेर जिले में एक जगह पर थी, लोदरवा। इस लोदरवा जैसलमेर की ये एक राजकुमारी हुआ करती, यहाँ की ये राजकुमारी थी। अब ध्यान देना, यहाँ बहुत गजब का और एक शानदार सवाल पूछा जाएगा, मूमल गीत के प्रसिद्ध कलाकार कौन है। बहुत ही शानदार सवाल, और आने वाले दिनों में ये एग्जाम में छपेगा सवाल। मूमल गीत के प्रसिद्ध कलाकार, इस गीत के प्रसिद्ध कलाकार, एक बंदे का नाम आता, उसका नाम आता दापू खां, बाडली गांव का रहने वाला, इसलिए सरनेम में इसका गांव लगाया जाता दापू खां बाडली। ये बंदा अपने राजस्थान में जैसलमेर जिले का रहने वाला। अभी तो इसका निधन हो गया 2022 में, पर इसने खूब गीत गाए मूमल के नाम पर। तो मूमल गीत का प्रसिद्ध कलाकार दापू खां बाडली, ये जैसलमेर का फेमस है मूमल गीत। मूमल लोदरवा जैसलमेर की एक राजकुमारी थी, और मूमल की सुंदरता का वर्णन किया गया नक से सीख तक। कोई भी गीत अगर जिसमें सुंदरता का जिक्र किया जा रहा, तो वो किस श्रेणी का गीत होगा, श्रृंगारिक श्रेणी का। तो आपसे पूछे मूमल गीत अपने कौन सी श्रेणी का गीत माना जाता, श्रृंगारिक श्रेणी का। अब देखो, इसी मूमल के नाम पर एक बहुत अच्छी और लव स्टोरी जुड़ी हुई, उसकी बात करते हैं। देखना इधर, अगर हम देखें कि मूमल जो अपने राजकुमारी थी ना, इस मूमल राजकुमारी का प्रेम प्रसंग किसके साथ था, महेंद्र के साथ। किसके साथ था, महेंद्र। महेंद्र अपने पाकिस्तान में एक जगह पड़ती अमरकोट, इस अमरकोट पाकिस्तान का ये राजकुमार हुआ करता था, और यहाँ का ये राजकुमार था, और इसकी प्रेमिका का नाम हुआ करता था अपने मूमल। इन दोनों की लव स्टोरी पर अपने खूब चीजें अपन पढ़ते हैं। अब जो जो स्टोरी उसमें जो जो मेन मेन चीजें वो बता दूं, देखना तुम। कहते कि मूमल अपने लोदरवा जैसलमेर की राजकुमारी थी, और ये लोदरवा जैसलमेर में एक महल में रहा करती थी, और इसका जो महल बना हुआ था ना, इसके महल को कहा गया मूमल की मेडी। मेडी अपन गांव में बोलते महल को, 2 मंजिल वगैरह मकान होता तो मेडी कह देते हैं। मूमल की मेडी आपके बनी हुई थी लोदरवा में, लोदरवा जैसलमेर, या इसका महल था। आपके जैसलमेर में एक नदी बहती है, यहाँ ध्यान हो तो, काकने नदी, और जैसलमेर की स्थानीय भाषा में इसको मसूरदी नदी भी कहते हैं। मात्र 17 किलोमीटर बहती जैसलमेर में, कोटड़ी गांव से निकलकर जैसलमेर की बुज्ज झील में समाप्त हो जाती है। और बुज्ज झील मीठे पानी की झील है, जिसका निर्माण यही करती है, कौन सी नदी, काकने। और एक सवाल और याद हो तो, राजस्थान में सबसे छोटी आंतरिक प्रवाह की नदी है ये। आंतरिक प्रवाह में सबसे छोटी कौन है, काकने, जबकि सबसे बड़ी गग्गर है। आंतरिक प्रवाह में बात कर रहे हैं, आंतरिक प्रवाह का मतलब जानते हो ना, वो नदी जो ना तो अपना जल बंगाल की खाड़ी में डाले, और वो नदी ना तो अपना जल अरब सागर में डाले, ऐसी नदियों को कहते हैं अरब अपने आंतरिक प्रवाह की नदियां। राजस्थान की 60% नदियां ऐसी है जो आपके आंतरिक प्रवाह। तो ये काकनी या मसूरदी नदी जैसलमेर में, इसके किनारे मूमल की मेडी या महल बना हुआ था। कहते हैं कि महेंद्र अपने शिकार करने के लिए आता है।
महेंद्र के कोई एक जीजा का नाम बताया जाता और इसके जीजा का नाम हुआ करता था हमीर जडेजा। ये हमीर जडेजा अपने गुजरात का रहने वाला था। एक दिन इसका जीजा आया ससुराल में और अपने साले से आकर कहा कि यार महेंद्र, मुझे ना खरगोश का शिकार करना है। खरगोश का शिकार करना तो खरगोश के शिकार को ढूंढने चले। महेंद्र ने कहा कि ठीक है, सुबह ही चलेंगे, अपन राजपूत योद्धा है, अपना काम है लड़ना और शिकार करना, आप क्यों टेंशन ले रहे हो, सुबह चलेंगे। महेंद्र ने जीजाजी को सुला दिया रात में। तो जीजाजी सुबह 4-5 बजे उठे और साले को उठाया कि महेंद्र उठ, आप तो शिकार ढूंढेंगे और शिकार किसका करेंगे, खरगोश का। तो मुझे खरगोश खाना है शिकार में, और खरगोश का शिकार करके महेंद्र अपने जीजा हमीर जडेजा के साथ सुबह 5-6 बजे की भोर का समय था और बंदा निकल जाता है। मरुस्थलीय क्षेत्र था, उस मरुस्थलीय क्षेत्र में रास्ते का अता पता भी नहीं था। आज तो सड़कें बन गई, उस जमाने में वहां रेती रेत हुआ करती थी। और आपको बता, मरुस्थल में जब हवा चलती है ना, पूरी अपने पवन चलती है, तो वो बालू का स्तूप बना देती है, रेत के टीले, तो पूरी सड़क मिट जाया करती थी। अब उस मरुस्थलीय क्षेत्र में अगर किसी व्यक्ति को जाना है ना, तो केवल एक ही मार्ग हुआ करता था, किसी के पैरों के निशान हो, जानवर के हो सकते, इंसान के हो, तब जा सकते। कहते गर्मी का भीषण समय था, महेंद्र जीजा के साथ में शिकार को ढूंढने के लिए निकलते हैं। 11-12 बज गए, शिकार नहीं मिला। दोनों भूखे प्यासे बिलखते हुए रास्ता भूल चुके थे, लेकिन इनको ढूंढना क्या था, शिकार और खरगोश। कहते कि 2 बजे के समय लगभग इसको महेंद्र को एक खरगोश दिखाई दिया। खरगोश के पीछे दोनों ऊंट लेकर दौड़ते हैं उसमें मरुस्थल में, लेकिन खरगोश इनके हाथ नहीं आता, इधर उधर झाड़ियों में छिप जाता। ऐसे करते करते शाम का समय हो गया, संध्या हो गई, सूर्यास्त होने का समय हुआ। महेंद्र ने जीजा से कहा कि हमीर जडेजा जी, जीजा जी, अपने को चलना पड़ेगा अमरकोट, रात का समय है, पता नहीं लोदरवा जैसलमेर की बाउंड्री आ चुकी, क्या पता यहाँ कोई घने जंगल में शेर वगैरह बैठे तो खा जाएंगे अपन को और अपना शिकार हो जाएगा, अपन शिकार ढूंढना है। जीजा थोड़ा सा डरता था, डरपोक आदमी हुआ करता था। जीजा ने कहा तू तो फटाफट ले चल। जाए कहाँ भाई साहब, रास्ता बताओ तो जाए, रास्ता तो पता ही नहीं है। कहते ऐसे करते करते महेंद्र अपने मूमल की राजकुमारी का जो मैडी महल था उसके पास पहुंचा। नदी पार करके इन्होंने उस मैडी महल में पहुंचे। वहां राजकुमारी की कुछ सहेलियां खेल रही थी। सहेलियों से जाके पूछा कि यार हमें अमरकोट जाना है, आप रास्ता बता दोगे क्या। सहेलियों ने कहा कि ठीक है, जाना है तो चले जाना, बता देंगे, पर तुम यहाँ आए किस लिए हो। इन्होंने कहा हम शिकार करने आए थे। कि काई का, खरगोश का। मिला क्या, कि नहीं मिला। फिर क्यों आए। फिर उन सहेलियों ने मजाक करते हुए महेंद्र को तरफ देखते हुए महेंद्र को देखा, तो महेंद्र बड़ा शानदार आदमी था, हैंडसम था, मेरी तरह जोरदार। कितने राजी हुए। तो महेंद्र बढ़िया शानदार हैंडसम बंदा था। उसको देखकर उस राजकुमारी की सहेलियों ने कहा कि तुम्हें नहीं लगता कि तुमने एक राजकुमारी का नाम नहीं सुना मूमल का। अरे मूमल की सुंदरता का तो जिक्र लाखों सालों किलोमीटर दूरों तक है, और आपने उस राजकुमारी का नाम नहीं सुना। महेंद्र का जीजा हमीर जडेजा था, ये तुम्हारी जैसे था, उतावला आदमी था। इसने कहा अच्छा, ऐसी राजकुमारी सुंदर, बताओ तो सही। सहेलियों ने कहा कि हमारी राजकुमारी से मिलने के लिए एक परीक्षा देनी पड़ती है, और उस परीक्षा में जो पास होता है वो हमारी राजकुमारी से मुलाकात करता है। पहले एक टेस्ट देना पड़ेगा 10 क्वेश्चन का, उसके बाद 8 नंबर आएंगे तो तू जाएगा मिलने। पूछा कौन सी परीक्षा, कि आपको एक जंगल से गुजरना पड़ेगा, जिस जंगल में खूब सारे जीव जंतु रहेंगे, और उस जंगल से गुजरकर आपको हमारी राजकुमारी के महल में एंट्री करनी पड़ेगी। हमारी राजकुमारी बेहद सुंदर है। जीजाजी ने कहा कि महेंद्र तू बैठ यार, पहले मैं मिल लेता हूँ राजकुमारी से, दिन भर थक गए, थकेला उतर जाए तो उतर जाए, देखे तो सही राजकुमारी कितनी सुंदर है। बड़ा उतावला आदमी था। हमीर जडेजा उसमें गया और सहेलियों की बात मानकर उस जंगल वाले रास्ते में गया। कोई जंगल वंगल नहीं था, बस इन्होंने बना रखा था उसको, पेड़ पौधे नकली लगा रखे थे, जीव जंतु मोम के बने हुए पड़े थे उसमें, शेर वगैरह सबके उसमें फोटो लग रहे थे, मोम के बने, पर रियल लग रहे थे, ऐसा लग रहा था। हमीर जडेजा जाकर देखता कि ये तो भयंकर घना जंगल है। उसने एक म्यूजिक बैकग्राउंड लगा रखा था जिसमें जंगल जैसी आवाज आए जानवरों की। हमीर जडेजा ने देखा भाई साहब इसमें एंट्री करेंगे ना तो राजकुमारी जाने कहाँ रह जाएगी, उससे पहले अपन शिकार बन के इनके पेट में चले जाएंगे, मैं तो नहीं जा रहा। भागता दौड़ता अपने साले के पास आता और महेंद्र से कहता है महेंद्र मरवा देगी ये छोरियां, इनके चक्कर में मत लग, फटाफट चले अमरकोट। महेंद्र ने कहा हुआ क्या, मिला है क्या, आप राजकुमारी से मुलाकात होगी आपकी, क्या बात हुई। अमीर जडेजा के दिल पे तो बहुत गुजरी। अमीर जडेजा ने कहा कि यार बात कुछ नहीं हुई, माँ मरवा देगा, जंगल है वहां। महेंद्र बहुत गजब का चतुर और चालाक आदमी था। महेंद्र ने कहा कि यार घना जंगल होता तो इसके बीच में इतना शानदार उपवन और बगीचा क्यों होता, और जंगल होता तो ये लड़कियां इसमें क्यों खेल रही होती, इन लड़कियों को भी तो कोई जानवर खा सकता था। क्या पता, हो सकता उस जंगल जैसा लग रहा हो पर नकली हो, एक बार देखकर तो आया जाए।
महेंद्र गजब का शानदार चतुर और चालाक बंदा था, तलवार लेकर जाता है और जंगल के वहां देखता कि ये तो सारे नकली है। महेंद्र समझ गया था कि नकली है, पर आवाज इसमें जंगल जैसे आ रही है। महेंद्र गजब का बहादुर वीर योद्धा था। महेंद्र तलवार निकालकर आगे बढ़ता जंगल में और उसमें सबसे पहला वार शेर पर किया, शेर को काट डाला। आगे बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, पूरी जंगल की गैलरी बना रखी थी उसको पार कर दिया और सारे जानवरों का तहस नहस करके मिटा दिया। उस समय महल के नजदीक पहुंचने वाला था महेंद्र, वहां राजकुमारी मूमल अपने श्रृंगार कर रही थी, आंखों में काजल लगा रही थी। महेंद्र की जैसे पैरों की आवाज सुनी तो उसने सोचा कि आज पहली बार कोई वीर योद्धा मेरे इस महल तक पहुंचा है। इसका मतलब उसके अंदर गुण तो बहुत हैं, 36 के 36 गुण है उस बंदे में। कहते कि महेंद्र की आवाज पैरों की सुनकर ये मूमल देखती कि यार आज कोई आया है वीर योद्धा। इस महेंद्र के स्वागत में मूमल बिना श्रृंगार के इस महेंद्र को देखने आती कि है कौन। आती देखते तो एक लंबा चौड़ा आदमी था, 7 फीट का जोरदार हैंडसम बंदा। महेंद्र को देखकर महेंद्र से कहती कि आई लाइक यू। कहानी है यार भाई, बढ़िया है। बंदे ने कहा कि यार अच्छी बात है। महेंद्र ने कहा कि यार अच्छी बात है यार, कैसे? इस महेंद्र ने कहा देख मुझे कुछ नहीं करना, मैं तो ऐसे आया था, तेरी सहेलियों ने कह दिया कि राजकुमारी से मुलाकात कर लो, मुझे तो अमरकोट का रास्ता बता दे, वहां जाना। अमरकोट के रास्ते को ये मूमल जो थी ये नहीं बताया। इसने कहा कि देखो महेंद्र, मैं आपका रास्ता तब बता सकती हूँ जब आप मेरे से एक प्रॉमिस करो। इसने कहा भला पता नहीं कौन सी बीमारी पालेगी। इसने कहा कि आपको एक प्रॉमिस करना पड़ेगा। कि क्या? या तो आप मेरे से विवाह करो, मैं आप पर मोहित हो चुकी हूँ, या आप मुझे एक वादा करो मेरे से कि जब भी लोदरवा आओगे तब मुझे मिलने आओगे। महेंद्र ने कहा कि यार देख तेरे से शादी तो कर नहीं सकता, घर में ऑलरेडी कितनी है, अब तू 7वें नंबर की बने तो फिर बात अलग है, पर शादी वादी तो करने आया नहीं मैं, अमरकोट जाना मुझे। महेंद्र ने मूमल से समझाने का प्रयास किया लेकिन मूमल ने मना कर दिया कि मैं तुम्हें रास्ता नहीं बताऊंगी, तुम्हें जाना हो तो जाओ, नहीं तो कोई बात। महेंद्र बेचारा सज्जन व्यक्ति था, इसने कहा यार जैसे तैसे घर तो पहुंचे। घर नहीं पहुंचे तो रात में घर वालों को डर लगेगा, पता नहीं सोचेंगे कहाँ शिकार करने गए थे, कहाँ शिकार हो गया दोनों का। महेंद्र ने इस मूमल से कहा कि मैं आपसे ब्याह तो नहीं कर सकता, पर आपको एक वचन देता हूँ कि जब भी मेरा लोदरवा आना होगा आपसे मुलाकात करके लौटूंगा। उस समय महेंद्र उसको वचन दे के लौट जाता है और जीजाजी के साथ में रास्ता पूछ लेता मूमल से और रास्ता तय करके कहाँ पहुंच जाता? अमरकोट। रात की 2-3 बजे पहुंचे। अपने महेंद्र और उसके जीजा सो रहे थे। सुबह 9-10 बजे उठे। उठने के बाद महेंद्र की आंखों में सामने बस केवल और केवल कौन थी? मूमल। इसने कहा यार क्या राजकुमारी थी वो, गजब की सुंदर थी, एड़ी से चोटी तक, नक से सीख तक। एक बार उस राजकुमारी से मुलाकात तो करें। महेंद्र को लगा यार दिन में मिलने जाऊंगा ना तो हर किसी को पता लग जाएगा, और रानियों को पता लग गया तो लड़ाई हो जाएगी घर में, घर वालों को पता लग गया तो घर वाले गालियां देंगे। मैं एक काम करूँ ना, रात में जाऊं, और रात में जाऊं तो एक ऊंट ले लूं। महेंद्र एक व्यक्ति के पास जाता और उस बंदे का नाम हुआ करता था रामू काका। इस रामू काका के पास जाता और इसे कहता कि मुझे आप एक ऐसा ऊंट दो जो मुझे लोदरवा जैसलमेर से अमरकोट और अमरकोट से मुझे जैसलमेर पहुंचा दे रात ही रात में, और मैं 3-4-5 घंटे में सफर करके लौट जाऊं। फिर 9-10 बजे 11 बजे निकलूं यहाँ से, 2-3-4 बजे वहां से रिटर्न हूँ, 5 बजे यहाँ पहुंच जाऊं। उस रामू काका ने इसको एक ऊंट दिया। ये BSTC में सवाल था, चीतल। इस ऊंट का नाम क्या था? चीतल। कहते कि अपने रामू काका से चीतल ऊंट लिया। चीतल ऊंट लेकर महेंद्र उस रात में मूमल से मिलने जाता है। ये चीतल ऊंट इतना गजब का ऊंट था कि ये बहुत कम समय में इसको इतनी दूरी तय करवा देता था, और आसानी से महेंद्र रात में किसको मिलकर आ गया? भाई का मन नहीं लगे, 15-20 दिन 1 महीने तक गया भाई, अपना डेली यही काम है भाई का। घर वालों को पता लगा कि यार आजकल जो महेंद्र है ना अपना, ये ना कहाँ गायब रहता है, और घर वालों को पता लगाया तो घर वालों ने देखा कि यार ये रात में जाता। इसके घर वालों ने महेंद्र का जो चीतल ऊंट था उसको मरवा दिया कि ना रहेगा बांस ना बजेगी। महेंद्र उठा सुबह और इसका दिमाग खराब, भाई का मन थोड़ी लगे, मन नहीं लगे तो इसने कहा यार ऊंट मर गया, क्या किया जाए। वापस गया उसके पास, उससे कहा दूसरा ऊंट दे, मुझे मिलके तो आना है भाई, और मैं तो मिलने का वादा किया तो डेली जाना पड़ेगा, नहीं गया तो पता नहीं सोच लेगा मर गया होगा, बीच में जंगल में खा गया होगा। कहते रामू काका ने दूसरा ऊंट दिया, पर वो ऊंट इसके जैसा नहीं था। उसने कहा ये ऊंट ऐसा नहीं जो तू पहले लेके गया था भाई, ये तो दूसरा ऊंट है, ठीक है ना? हाँ ये दूसरा ऊंट है। तो इसमें ये कहा गया कि फिर उसने कहा कि चीतल ऊंट जैसा ऊंट तो नहीं है, पर दूसरा दे दूं, और दूसरा ऊंट दिया भाई को। ये बहुत धीरे धीरे धीमी गति से चल रहा था। रात में जो महेंद्र के पहुंचने का समय था उस टाइम तक ये ऊंट वहां नहीं पहुंचा लोदरवा, बीच रास्ते में लेट हो गया, इसकी धीमी गति थी। कहते कि मूमल जो थी, इस मूमल ने महेंद्र के इंतजार में एक नाटक शुरू कर दिया, और मूमल की एक बहन थी। मूमल की उस बहन का नाम हुआ करता था सुमल। सुमल को जाकर मूमल कहती कि मूमल
ये सुमल को कहती कि एक काम करे ना, तो एक नाटक खेलते हैं आज, तू पुरुष के कपड़े पहन और मैं महिला की वेशभूषा पहनकर आज नाटक खेलेंगे। मुमल, सुमल और कुछ सहेलियां आपस में एक नाटक खेलती है। उसमें सुमल ने पुरुष के कपड़े पहन रखे थे, पुरुष के कपड़े पहन रखे थे। इंतजार करते करते नाटक भी खत्म हो गया। एक समय ऐसा आया कि सब सहेलियों को, मुमल और सुमल सबको नींद आ गई। तब तक भी महेंद्र उस समय नहीं पहुंचा क्योंकि उसका ऊंट धीरे चल रहा था। 4-5 बजे के समय महेंद्र वहां पहुंचा है और उसके बाद उसने देखा कि मुमल तो आज किसी अन्य पुरुष के साथ सो रही। उसकी गलतफहमी हो गई। गलतफहमी ये हो गई कि सुमल ने पुरुष के कपड़े पहन रखे थे, चेहरा दिख नहीं रहा था, पीछे से सो रही थी। उसने देखा कि आज मुमल ने मेरा इंतजार नहीं किया और आज किसी अन्य पुरुष के साथ सो रही है। बड़ा नाराज होता महेंद्र। इसके हाथों में ऊंट को मारने वाला चाबुक था, वो फेंका इसने और कहा कि आज कसम खाता हूं मैं, आज के बाद इस मुमल राजकुमारी का चेहरा नहीं देखूंगा और ना लोदरवा जैसलमेर आऊंगा कभी लौट के, और इसका चेहरा तक नहीं देखूंगा। महेंद्र नाराज होकर चाबुक वहीं फेंककर अमरकोट लौट जाता है। सुबह के समय मुमल की नींद खुलती, दिमाग खराब हो जाता है इसका। ये देखती कि महेंद्र तो आया था, तभी तो उसके ऊंट का चाबुक यहाँ रखा हुआ है, और महेंद्र आया तो मेरे से बिना मिले कैसे लौट गया। पास में देखा तो इसने देखा मेरी बहन पुरुष के कपड़े में सो रही है मेरे साथ। उसने सोचा कि उसके दिमाग में गलत फहमी पल गई और मुमल इस बात को लेकर नाराज होकर महेंद्र लौट गया। कहते कि महेंद्र तो चला गया, महेंद्र ने कसम खा ली थी आज के बाद किसको नहीं देखूंगा, मुमल। और इसने बंदा अमरकोट लौटा। मुमल दूसरे दिन इंतजार करती, तीसरे दिन करती, 5 दिन इंतजार किया, लेकिन कौन नहीं आया, महेंद्र। और महेंद्र नहीं आया तो मुमल ने सोचा कि यार मुझे एक बार उससे मिलकर बात करनी चाहिए, क्या उसके दिमाग में गलत चल रहा है। कहते मुमल लोदरवा जैसलमेर से चलकर अमरकोट आती है और द्वारपाल से कहती कि मुझे महेंद्र से मुलाकात करनी है, जाकर कहना कि मैं मुमल राजकुमारी हूँ लोदरवा की और मेरी मुलाकात हो उनसे। मुमल अपने इस अमरकोट के द्वारपाल के पास द्वार पर खड़ी रहकर अमरकोट के राजकुमार का इंतजार करती है महेंद्र। लेकिन महेंद्र ने द्वारपाल को कहा कि कुछ भी हो जाए मैं उससे नहीं मिलूंगा, उसको जाके कह दे मेरे को नहीं मिलना। वो मुमल उस इंतजार में बिना खाए पिए 5-7-8 दिन गुजार देती है। द्वारपाल ने कहा कि यार भाई वो तो ना तो रात में जाती ना दिन में जाती है और कुछ खाती पीती भी नहीं है, हम लेके भी जाएं तब भी खाना पीना सब बंद कर रखा है, तो एक बार जाके तो मिल ले। महेंद्र ने कहा मैंने कसम खाई ना, और रघुकुल रीत सदा चली जाए प्राण जाए पर, मुझे नहीं मिलना तो नहीं मिलना। द्वारपाल को महेंद्र ने कहा कि आज जाके कहना उसको कि महेंद्र मर गया, महेंद्र की मृत्यु होगी फिर चली जाए तो देख लेना। द्वारपाल गया और महेंद्र ने महेंद्र की मृत्यु का समाचार सुना दिया। किसको? झूठा समाचार था। मुमल ने बस केवल महेंद्र की मृत्यु का समाचार सुना था, इतनी देर में तो उसका कलेजा फट गया और उसकी डेथ हो गई। किसकी? मुमल। वो प्रेम था इसका। और कहते कि ये द्वारपाल भागा भागा महेंद्र के पास गया, भाई तू तो मरा नहीं पर वो मर गई। महेंद्र जाता और जाकर देखता कि यार मेरी प्रेमिका मर चुकी मुमल। ये बड़ा परेशान होता है और अपना जो मानसिक संतुलन है वो बेकार हो जाता। कुछ समय के बाद इसकी डेथ हो जाती। ये कहानी ये बताती कि जीरो होता है, ठीक है ना, जो तुम करते हो ना 1 4 3 जो भी तुम्हारे सब, ये बहुत मजे आ रहे थे तुम्हें। तो ये वाली कहानी है मुमल महेंद्र की, ये कहानी। अब देखो यहाँ से प्रश्न पे आते हैं। आज तो मजे आ गए तुम्हें। देखो इधर, अभी मैंने बताया कि मुमल का जो प्रेम प्रसंग था, इस मुमल का प्रेम प्रसंग किसके साथ था? अमरकोट के राजकुमार के साथ। देखो समझो इधर, अमरकोट के उस राजकुमार का नाम क्या था? महेंद्र था। और महेंद्र अपने किस ऊंट से लेकर अपने वहां जाता था? लोदरवा। तो उस ऊंट का नाम क्या था? चीतल। अब समझना। अब इसमें 4-5 सवाल और बनते। मुमल के नाम पर अपने एक सवाल तो बनता, मुमल री कविता, एक कविता लिखी मुमल के ऊपर। इस कविता को एक लेखिका ने लिखा, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने। बहुत अच्छी लेखिका है, अपने राजस्थान की कई किताबें लिखी। इन्होंने तो अपने रूस की किताबों का तक हिंदी में अर्थ किया, राजस्थानी में गजमन के नाम से सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड मिला था इस महिला को 1965 में। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने मुमल री कविता पुस्तक लिखी। इसके अलावा मुमल के ऊपर एक प्रश्न ये बनता, मुमल महेंद्र की प्रेम कथा, ये एक पुस्तक है। और मुमल महेंद्र की प्रेम कथा पुस्तक पूछे हैं तो इस पुस्तक की लेखिका एक को माना जाता और उस महिला का नाम आता है मीनाक्षी स्वामी। क्या नाम आता? ये सवाल भी एग्जाम में पूछा हुआ। तो आपसे पूछे मुमल री कविता तो लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की, मुमल महेंद्र की प्रेम कथा किसने लिखी? मीनाक्षी स्वामी। और देखो जोरदार सवाल, अगर कोई आपसे पूछे कि राजस्थान में मुमल का जो चित्रण है ना, ये मुमल के सर्वाधिक चित्र कहाँ बने हुए, मुमल का चित्रण पूछे, तब आंसर क्या देना? जैसलमेर।
क्योंकि लोदरवा जैसलमेर की राजकुमारी थी, तो जैसलमेर चित्रशैली में इसके चित्र बने हुए। लेकिन सवाल ये पूछे कि राजस्थान में आपके मूमल और महेंद्र दोनों की प्रेम कहानी के चित्र कहाँ पर बने हुए, तब उत्तर बदल जाए। और मूमल महेंद्र के चित्रण पूछे तो फिर इसका उत्तर आपको देना जोधपुर। क्या उत्तर होगा? जोधपुर। तो अगर केवल मूमल का चित्रण पूछे तो जैसलमेर, मूमल महेंद्र के चित्रण पूछे तो जोधपुर। और देखो बहुत शानदार सवाल है, अपने राजस्थान में मूमल एक फसल की किस्म भी है, और मूमल चने की एक फसल है। चने की एक फसल की किस्म है जिसकी खोज किसने की थी, ये सवाल भी बन सकता करंट का है। इसकी खोज की थी अपने बीकानेर में एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, याद है नाम? स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय। ये राजस्थान का पहला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जो बीकानेर में स्थापित हुआ था 1987 में। इसी 1987 में स्थापित किया गया था बीकानेर में, स्वामी केशवानंद के नाम पर रखा था। इसने खोज की थी मूमल किस्म की, और मूमल किस फसल की किस्म है? चने की। ऐसा सवाल भी आ सकता मूमल क्या है, तो मूमल एक चने की फसल की किस्म है जिसकी खोज स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय ने की बीकानेर, और इस एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? 1987। और सवाल बताता हूँ, एक आपको ध्यान हो तो मैंने तुम्हें पढ़ाया था मरु महोत्सव, पढ़ाया था। और मरु महोत्सव का आयोजन आपके हर साल राजस्थान का पर्यटन विभाग करवाता है, फरवरी के महीने में करवाता। और फरवरी महीने में ये मरु महोत्सव कहाँ होता है? जैसलमेर। समझना यहाँ से, इस मरु महोत्सव में हर साल एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता। उस प्रतियोगिता का नाम है मिस मूमल प्रतियोगिता। इसमें क्या है कि एक लड़की को सुंदरता के लिए अपने पुरस्कार दिया जाता, और उस पुरस्कार का नाम आता मिस मूमल अवार्ड। क्या नाम है? मिस मूमल अवार्ड। अभी करंट में चल रहा है, तो वापस किसी ना किसी एग्जाम में आ सकता, जेल परेडी वगैरह, इसमें ध्यान रखना। ये मिस मूमल जो अवार्ड है ना, ये अभी साल 2025 में किसको मिला? 2025 में दिया गया कोमल सिद्ध को। ये राजस्थान में अपने बीकानेर जिले की रहने वाली है कोमल सिद्ध, इसको ये पुरस्कार मिला है। 2024 का भी याद रख लेना, 2024 का मिला था पारुल विजय को। इसको मिला था? पारुल विजय। और ये पारुल विजय भी आपके राजस्थान में बीकानेर। ऐसे 23 का भी बता दूं मैं, 4-5 याद है पर फिर भी ये 3 याद रखना। 23 वाला गरिमा विजय का हो जाएगा, ये पारुल की छोटी बहन थी, इसको पहले मिल गया था। ये 2 याद रख लेना तुम तो, कोमल सिद्ध और पारुल विजय। अब ध्यान देना, एक सवाल पहले बताया था, मरु महोत्सव की शुरुआत 1979 में की गई थी, और इसका आयोजन हर साल जैसलमेर में होता। हर साल जैसलमेर में आयोजित होती तब मिस मूमल प्रतियोगिता का आयोजन होता, उसमें एक मिस मूमल का अवार्ड दिया जाता। साल 2025 में कोमल सिद्ध बीकानेर को मिला। ऐसे तो खूब प्रश्न है। 2025 के जो मरु महोत्सव है, इसमें मिस्टर डेजर्ट का पुरस्कार धीरज को मिला, मिस्टर पोखरण का पुरस्कार गोपाल सिंह को मिला, और मिसेज जैसलमेर का पुरस्कार भावना गहलोत को मिला। अपने काम का सवाल तो यही है, ये वाला याद रखना। अब ये मूमल के खूब सारे प्रश्न आपके सामने, 4-5 सवाल देख लो एक बार और। मूमल लोदरवा जैसलमेर की राजकुमारी थी जिसका प्रेम प्रसंग अमरकोट के राजकुमार महेंद्र के साथ था। महेंद्र के ऊंट का नाम था चीतल। मूमल के नाम पर एक कविता लिखी लक्ष्मी कुमारी चुंडावर। मूमल महेंद्र की प्रेम कथा पुस्तक लिखी मीनाक्षी स्वामी ने। मूमल का चित्रण है जैसलमेर में, मूमल महेंद्र के चित्रण है जोधपुर में। एक और सवाल, मूमल के नाम पर एक अपने आरटीडीसी होटल भी है, और आपसे पूछा कि मूमल के नाम पर आरटीडीसी जो होटल है ना, ये आरटीडीसी होटल आपके कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर में। कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर। एक सवाल ये भी बनेगा तो मूमल महेंद्र वाला हो जाएगा। एक मूमल चने की फसल की किस्म है जिसकी खोज की स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर ने। और अपने पढ़ा मूमल गीत जैसलमेर का फेमस है, इसके प्रसिद्ध कलाकार दापूखा बाडली है। इस गीत में मूमल की सुंदरता का वर्णन किया गया, नक से सीख तक, एड़ी से चोटी तक। ये एक श्रृंगारिक श्रेणी का क्या है? गीत। अब ये वाले जो पॉइंट है ये तो मैंने तुम्हें सारे बता दिए। अब कुछ तुम्हें बहुत स्पेशल फैक्ट बताता हूँ, ध्यान दो इधर। अगर ऐसा सवाल आ जाए जैसे ये आरटीडीसी पूछ लिया जाए, इसको भी बता देता हूँ पूरा। आरटीडीसी का मतलब होता, आर का मतलब तो होता राजस्थान, और टी का मतलब होता टूरिज्म, और आपको पता हो तो डी का मतलब डेवलपमेंट, और सी का मतलब वेरी गुड। इसकी फुल फॉर्म भी कभी कभी अपने पूछे कॉरपोरेशन, ये इसकी फुल फॉर्म। हिंदी लिख देते अपन, इसकी हिंदी बन जाएगी राजस्थान पर्यटन विकास निगम। ये आपके आरटीडीसी की फुल फॉर्म अंग्रेजी और हिंदी में।
फुल फॉर्म है राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, राजस्थान पर्यटन विकास निगम। इसके 2-3 सवाल और बनते हैं। क्या कह रहे हो? दिया कुमारी है ना पर्यटन विभाग की मंत्री, और आरटीडीसी के चेयरमैन अलग होते हैं, और इसका जो मंत्रालय है वो किसके पास है? दिया कुमारी। देखो, आरटीडीसी की स्थापना राजस्थान सरकार ने 1978 में कर दी थी। इसका मुख्यालय बनाया था जयपुर में, लेकिन इसने 1978 में कार्य शुरू नहीं किया था। इसलिए कई बार तुम्हें किताबों में इसकी स्थापना तिथि ये मिलेगी 1 अप्रैल 1979। ये भी सही है, क्योंकि इसका कार्य शुरू हुआ था 1 अप्रैल 1979 को, जबकि स्थापना तो इसकी 1978 में कर दी थी। तो ये दोनों ऑप्शन में आ जाए तब अपन को पहला विकल्प इसको ढूंढना, दोनों नहीं हो तो फिर उसका उत्तर क्या होगा? 1 अप्रैल 1979। राजस्थान सरकार ने आरटीडीसी की स्थापना क्यों की? इसके 2-3 कारण थे कि राजस्थान में घूमने वाले जो लोग हैं ना, उनको 3 चीजें देनी पड़ेगी। कोई व्यक्ति मान लो कि रूस से आया, वो राजस्थान में कब रुकेगा? जब उसको रूस जैसा खाना मिले, रूस जैसी फैसिलिटी के लिए उसको घर मिल जाए, ताकि 4-5 दिन घूमे वो, और रूस जैसे ही उसको शहर जैसा अपने यातायात मिले। भोजन, आवास, यातायात की सुविधा देने के लिए राजस्थान के पर्यटन विभाग ने आरटीडीसी की स्थापना की थी 1978। हेडक्वार्टर जयपुर। वर्किंग प्रोसेस स्टार्ट हुई थी 1 अप्रैल 1979 में। ये आरटीडीसी राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, और जो भी राजस्थान का पर्यटन विभाग है ना, उसकी सबसे शीर्ष संस्था मानी जाती है, उसका नाम क्या है? आरटीडीसी। अभी मैं एक सवाल और तुम्हें भूल गया, यहां बता देता हूं। देखो, एक अपने सवाल बनते पुंगल से, बहुत अच्छे सवाल बताऊंगा तुम्हें। 3 क्वेश्चन बता रहा हूं पुंगल के। अभी मैंने तुम्हें पढ़ाया था डोला मारू, तब मैंने बताया कि मारू राजकुमारी का संबंध यहीं से है, और पुंगल कस्बा राजस्थान के बीकानेर जिले में पड़ता। ठीक है, ये अपन ने पढ़ा। अब तुम्हें ध्यान हो तो तुमने इंदिरा गांधी नहर परियोजना पढ़ी होगी, आईजीएनपी। इसकी 7 तो लिफ्ट नहरें हैं और 9 शाखाएं। आईजीएनपी की जो 9 शाखाएं है ना, उन 9 शाखाओं में से एक शाखा का नाम भी है पुंगल। सुना है नाम? और पुंगल एक आईजीएनपी की शाखा है जो राजस्थान के बीकानेर जिले को पेयजल और सिंचाई के लिए वाटर सप्लाई करती है। पेयजल व सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाती बीकानेर को। आईजीएनपी की एक शाखा है पुंगल। एक सवाल ये बना दिया। अभी आओ तुम, अभी ज्योग्राफी का एक शानदार सवाल बताता हूँ। आप सभी ने ज्योग्राफी में एक चैप्टर पढ़ रखा होगा, पशु संपदा। आपको पता राजस्थान का जो राजस्व मंडल है, ये हर 5 साल में पशु गणना करवाता है, और राजस्थान की जो पशु गणना होती है उसमें अपने 9 पशुओं की गणना की जाती है। एक अपने भेड़ है, और भेड़ की अपन को नस्लें पढ़ने होती है। तुम्हें पता हो तो भेड़ की एक नस्ल पढ़ी होगी तुमने, चोकला। पढ़ी क्या? चोकला। और ये सबसे ज्यादा ऊन अच्छे से देती है, सर्वश्रेष्ठ ऊन की प्राप्ति होती है, इसलिए इसकी तुलना ऑस्ट्रेलिया की मेरिनो से की गई, और इसको नाम दिया गया भारतीय मेरिनो। सुना क्या नाम? ये भारतीय मेरिनो किसको कहते हैं? चोकला। अब ध्यान देना, राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ ऊन की प्राप्ति करने वाली भेड़ है चोकला, जिसकी तुलना मेरिनो भेड़ से की गई ऑस्ट्रेलिया की, इसलिए भारतीय मेरिनो। लेकिन पुंगल, ध्यान देना, पुंगल बीकानेर जिले में पाई जाने वाली एक भेड़ की नस्ल भी है, और बीकानेर जिले में जितनी भी भेड़ की नस्लें ना, उन सभी में सर्वश्रेष्ठ ऊन की प्राप्ति इसी पुंगल से होती, इसलिए इसे राजस्थान में बीकानेर जिले में बीकानेरी चोकला कहा जाता। क्या कहते हैं? अब देख लो तुम, सवाल कहीं से जोड़े ना हो, सवाल बना के दे दे पुंगल क्या है, ऑप्शन बना के दे पुंगल एक बीकानेर शहर का कस्बा जिसका संबंध मारू से रहा, दे देगा सवाल। एक सवाल बना के दे देगा पुंगल आईजीएनपी की एक ब्रांच, एक शाखा जो बीकानेर को वाटर सप्लाई करती है, पीने के पानी का और सिंचाई का। एक ऑप्शन बना के दे देगा पुंगल एक भेड़ की नस्ल है जो बीकानेर में पाई जाती है, जिसको बीकानेरी चोकला कहते हैं। उपयुक्त सभी तीनों स्टेटमेंट इसके बारे में राइट होंगे। ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है, याद रखना। अभी आरएसपी एक एग्जाम हुआ था, उसमें तुम्हें ध्यान हो तो एक सवाल पूछा था, कसुमल रंग का अर्थ क्या होता? देखो, याद है तुम्हें? अच्छी बात है। अपने एक कहावत है, मारूथारे देश में, मारूथारे देश में उपजे 3 रंग, उपजे 3 रंग। इसमें जो 3 रंग बताए ना, 3 रंग में किस किस को बताया? एक डोला, एक मरमण, एक कसुमल, ये 3 रंग है। एक तो डोला है जिसके जैसा कोई नहीं हुआ आज तक, एक मारू राजकुमारी है, और तीसरा बताया गया कसुमल रंग। अभी आरएसपी का क्वेश्चन है, कसुमल रंग का अर्थ होता लाल। याद रख लेना, बहुत गजब का सवाल है, ये भी अपने लोकगीत से रिलेटेड है, इसको भी यहाँ याद रखना। तो कसुमल रंग का अर्थ हो जाएगा लाल,
और अपने ये कहावत है राजस्थान में, मारू थारे देश में निपजे तीन रंग। तो ये उपजे जो तीन रंग है, एक तो डोला को बताया, एक मारू को बताया, और तीसरा बताया कसुमल रंग को, जिसका अर्थ होता लाल रंग। ये सारे सवाल तुम्हारे 2 गीत से हैं। अब देखो, पढ़ने में तो मैंने तुम्हें 2 ही गीत पढ़ाए आज, डोला मारू और मूमल गीत, लेकिन यहां से रिलेटेड कितने क्वेश्चन अपन ने पढ़ लिए। अभी यही नहीं, अब देखो तुम, अभी एक क्वेश्चन पूछा था, मुझे ध्यान नहीं है, एलडीसी एग्जाम 2018 का 21 का है, पर एलडीसी में आया था। सवाल पूछा था भाई, राजस्थान में जो जैसलमेर जिले में लोदरवा है ना, ये लोदरवा जैसलमेर क्यों प्रसिद्ध है? पहले सवाल को सुनना, लोदरवा जैसलमेर क्यों प्रसिद्ध है, ये सवाल पूछा था। अब अपन को लगता है कि यार लोदरवा जैसलमेर तो मुमल राजकुमारी के लिए फेमस है, ऑप्शन में एक भी जगह मुमल नहीं था। अब क्या करोगे, ऐसी जगह फंस गए ना अपन। ध्यान देना, लोदरवा जैसलमेर 2 चीजों के लिए फेमस है। एक तो मुमल राजकुमारी का महल था यहाँ, इसलिए फेमस है, तो मुमल राजकुमारी का संबंध भी लोदरवा से रहा जैसलमेर में। लेकिन जो सवाल आया था उसमें मुमल नहीं दिया था, और उसमें एक जैन मंदिर दिया था, जैन पार्श्वनाथ मंदिर। ऑप्शन दिए थे उसने हिंदुओं के लिए, जैनों के लिए, सिखों के लिए, मुस्लिमों के लिए। उसका आंसर था जैनियों के लिए, क्योंकि जैनों के 23वें तीर्थंकर कौन है? भगवान पार्श्वनाथ, और इन्हीं का एक जैन पार्श्वनाथ मंदिर बना हुआ आपके लोदरवा जैसलमेर, इसलिए प्रसिद्ध। अभी आप में से अगर किसी भी मित्र ने अगर सीईटी और पशु परिचर का पेपर दिया ना, एक सवाल देखा होगा, देखना तुम, यहीं से बताता हूं सवाल। क्वेश्चन था 1944 से 1956 ईस्वी के मध्य, सुनना पहले क्वेश्चन, 1954 से 1956 ईस्वी के मध्य रेगिस्तानी क्षेत्रों में शिक्षा को पहुंचाने हेतु, रेगिस्तानी क्षेत्रों में शिक्षा पहुंचाने हेतु इसके द्वारा 300 स्कूल खोले गए थे। ये क्वेश्चन था। अब तुम्हें लगता कि यार राजस्थान जीके में ये सवाल कहां से बन गया? आया था भाई, सीईटी पशु परिचर में आया था ये, और किसी किताब में नहीं लिखा हुआ था उससे पहले, तो खूब किताबों में लिख दिया। देखो 1954 से लेकर 1956 ईस्वी की बात हो रही। उस समय रेगिस्तान में जो बीकानेर जिला है ना, उसमें एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए 300 स्कूलों की स्थापना अकेले बंदे ने कर दी थी। उस व्यक्ति का नाम है स्वामी केशवानंद। इसीलिए तो स्वामी केशवानंद के नाम पर राजस्थान का एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नाम रखा गया है, बीकानेर वाला। तो बीकानेर के जो स्वामी केशवानंद थे, इन्होंने 1944 से 56 के बीच में रेगिस्तानी क्षेत्रों में एजुकेशन को पहुंचाने के लिए 300 स्कूल खोले थे। उस बंदे का नाम क्या? स्वामी केशवानंद। ये वो सवाल है जिनका संबंध राजस्थान जीके में आप किसी टॉपिक से ले ही नहीं सकते। ये प्रमुख व्यक्तित्व में आएगा सवाल, और व्यक्तित्व में अपन को इतनी डिटेल से तो कोई पढ़ाते ही नहीं, याद ही नहीं रहता। इनको हर चीज को रिलेट करके चलेंगे ना, कोई नुकसान नहीं होगा, हर एक चीज अपन को याद होगा। ये 2 सवाल आए थे आपके लोकगीत से आधार पर थे, इस वजह से मैंने करवा दिए। अब देखो 1-2 गीत और देखते हैं। एक आपके राजस्थान का गीत बना हुआ लीलगर, सुना ना आपने? लीलगर नहीं सुना तो ये गाना सुना होगा, और रंग दे, सुना क्या? सुनाता हूं मैं कि मारा जेठ जी रंगाई मारी पीला रंग की साड़ी, मारा जेठ जी को कोई दाई नहीं आई रहे। ऐसा गाना है अपना। मेरे ससुर जी ने रंगाई मेरी लाल रंग की साड़ी ओढ़नी, मारा ससुर जी के मारी सास के दाई नहीं आई रहे। कि मेरे जेठ जी ने पीले रंग की एक ओढ़नी को रंगवाया था, जो मेरी जेठानी को पसंद नहीं आई। मेरे ससुर जी ने एक लाल रंग की ओढ़नी रंगवाई थी, जो मेरी सास को पसंद नहीं आई। वो लीलगर जो है ना, इस लीलगर का मतलब होता अपने ओढ़नी को रंगने वाला। हेडमास्टर एग्जाम 2017 का सवाल, लीलगर का अर्थ क्या होता है? ओढ़नी को रंगने वाला। ओढ़नी जो होती है महिलाओं का एक मोटा वस्त्र होता है ओढ़ने वाला, अब उसमें खूब सारे कलर होते हैं, तो उस ओढ़नी को रंगने वाला व्यक्ति क्या कहलाता? लीलगर। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बता रहा हूं। राजस्थान का एक ऐसा गीत बताओ जिसमें संयुक्त परिवार परंपरा को प्रदर्शित किया जाता है। ये लाइन समझ में आनी चाहिए बस। संयुक्त परिवार परंपरा को प्रदर्शित कैसे कर रहा? एक महिला जाती है ओढ़नी के रंगने वाले व्यक्ति के पास, और उसे जाकर कहती कि मेरी ओढ़नी में ऐसा रंग रंगना कि मेरी ओढ़नी मेरे परिवार में मेरे जेठ जेठानी, सास ससुर, देवर देवरानी, ननद भौजाएं सबको पसंद आ जाए।
ऐसी ओढ़नी रंग कर देना, क्योंकि मैं एक संयुक्त परिवार में रहती हूँ। और वो एक गीत गाती, और रंग दे रे और रंग दे, कि तूने जो पीले रंग की साड़ी रंग कर दी थी वो मेरी जेठानी को पसंद नहीं आई। लाल रंग की साड़ी तूने रंग कर दी थी, मेरी सास को पसंद नहीं आई। इसलिए मेरी ओढ़नी रंगे रंगे, तो ऐसी रंगना कि मेरे परिवार को समझ में आ जाए। इसलिए संयुक्त परिवार परंपरा को प्रदर्शित करने वाला गीत कौन सा? ले लिया। एक फिल्म देखी क्या आपने, हम दिल दे चुके सनम? नहीं देखी? ऐश्वर्या राय की है। और उस, अरे क्या मजाक है, उसका गाना है निम्बुड़ा निम्बुड़ा, एक गीत है अपना, देखो पढ़ाता हूँ। ये निम्बुड़ा जो गीत है, सुनना आज भले ही, उस फिल्म में है। निम्बुड़ा गीत का संबंध किससे है, ये सवाल पूछा जाता। देखो इसके दो तीन सवाल। राजस्थान में, अपने पश्चिमी राजस्थान में एक जाति है लंगा। इस लंगा जाति का मुख्य क्षेत्र है आपके 3 जिलों में। बालोतरा में निवास करते हैं लोग, बालोतरा के बाद बाड़मेर में, और बाड़मेर के बाद में एक जिला और आता जैसलमेर। इन 3 जिलों में सर्वाधिक संख्या में कौन रहते हैं? लंगा जाति के लोग। लंगा जाति का एक मुख्य गीत है निम्बुड़ा गीत। क्यों गाया जाता? इसको इसलिए गाया जाता कि कोई एक गर्भवती महिला होती है। अब इस महिला के अंदर एक शर्म छुपी रहती है, और ये गर्भवती महिला क्या करती कि गर्भ धारण की सूचना देनी इसको, कि भाई मेरा गर्भ धारण हो गया, ये सूचना इसके पति को देनी है। तो ये इसके पति को जब सूचना देगी ना गर्भ धारण की, तब एक गीत गाकर देती। उस गीत का नाम क्या? निम्बुड़ा। सवाल पूछ लेगा। राजस्थान का वह गीत जिसके माध्यम से एक गर्भवती महिला अपने पति को गर्भ धारण की सूचना देती, नाम क्या? निम्बुड़ा। ये निम्बुड़ा गीत लंगा जाति का। अब देखना, मैंने उस फिल्म का जिक्र क्यों किया था। फिल्म थी हम दिल दे चुके सनम। ये मूवी है, ऐश्वर्या राय की है, और अजय देवगन, सलमान खान में है। इस मूवी में क्या किया कि लीला बंसाली ने ये मूवी बनाई, और लीला बंसाली ने उस मूवी के दौरान इस गाने को एग्जैक्ट अपने लंगा जाति का गाना कॉपी एंड पेस्ट कर दिया। हमारा गाना था। अब सरकार ने कुछ नियम बना रखे कि किसी भी व्यक्ति का, सिंगर का कोई गीत है तो आप उसको कॉपी करके नहीं चला सकते, आप नहीं गा सकते। हाँ, आप उसमें कुछ बदलाव करके अगर गा रहे हो तो वो अच्छी बात है, पर आप एग्जैक्ट कॉपी नहीं कर सकते। लंगा जाति के लोगों को पता चला यार लीला बंसाली ने इस मूवी में अपना गाना डाल दिया, और भयंकर तरीके से फिल्म हिट हुई है उस गाने के कारण। अब उस रोक कैसे लगे? लंगा जाति के लोगों ने कहा कि अपने एक काम करे, लीला बंसाली पे केस कर देते, हाई कोर्ट चलकर फिल्म रुक जाएगी। लीला बंसाली की उस मूवी पर हाई कोर्ट जाकर केस कर दिया लंगा जाति के लोगों ने, मूवी रुक गई, मूवी पर रोक लगा दी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने। अब रोक लग गई तो लीला बंसाली घबरा गया। लीला बंसाली ने हजारों रुपए उसमें खर्च किए थे, लाखों। लीला बंसाली लंगा जाति के लोगों से माफी मांगने आया था, और इनसे कहा था कि हमें तुम्हें जितने पैसे लेने उतने पैसे दे दूंगा, पर मेरी मूवी जाने दो तुम। और मेरी मूवी जाएगी तो हो सकता बढ़िया मुझे कमाई करके देगी ये मूवी। हाँ, मेरे से गलती हुई कि मैंने तुम्हारा गाना जो है ना कॉपी एंड पेस्ट कर दिया। आज भी इस लंगा जाति का, अगर तुम्हें बाड़मेर बालोतरा क्षेत्र का कोई व्यक्ति मिले ना, वो बता देगा क्या पूरा मामला था। तो इस मूवी में इस गाने को एग्जैक्ट कॉपी किया गया, जो कि राजस्थान का गीत है अपना, और लंगा जाति का है। गर्भवती महिला गर्भधारण की सूचना के लिए गाती थी अपने पति को, और ये गीत है निम्बुड़ा, जो लंगा जाति कहाँ गाती है? बाड़मेर बालोतरा जैसलमेर क्षेत्र में। और इस फिल्म में इसको कहा गया, उस फिल्म का नाम है हम दिल दे चुके सनम। 2 गीत और पढ़ा दूं, बढ़िया मजा आ जाएगा तुम्हें ना। अब देखो ये गीत, ये सबसे जोरदार है। कौन सा गीत है? पपैया। अब देखना तुम पपैया गीत, इसकी 1-2 बातें, इसको समझो पहले। ये आदर्श दाम्पत्य प्रेम का प्रतीक है। कल तो मैंने पढ़ाया था तुम्हें दाम्पत्य प्रेम के प्रतीक, यहाँ कौन सा शब्द लगा दिया? आदर्श। अच्छा, आदर्श शब्द का मतलब होता है बहुत बेहतरीन कंडीशन। जैसे अगर मैं आपको अच्छा मार्ग दिखा रहा हूँ और मैंने आपके लिए अच्छा किया, तो आप लोगों में से किसी का हो सकता है कि यार मुझे आइडियल माने। मैं भी आज पढ़ा रहा हूँ तो कोई न कोई व्यक्ति तो मेरा आदर्श है। अब इसमें आदर्श दाम्पत्य प्रेम का प्रतीक क्यों बताया? इस गीत को समझना। इसको क्या होता कि कोई एक गाँव था, इस गाँव में एक अविवाहित कन्या है। इसको इसी उदाहरण से समझेंगे तब समझ में आएगा। ये अविवाहित कन्या क्या करती है कि इसके मोहल्ले के किसी एक लड़के से प्रेम करती है। अब ये जिस लड़के से प्रेम करती ना भाई साहब, उस लड़के का सिलेक्शन हो जाता पटवारी में। इसमें हो जाता, उदाहरण है, पटवारी में सिलेक्शन होने के बाद में ये पटवार जी बन गए। अब ये पटवार साहब हो गए। पटवार साहब हो गए तो पटवार साहब के तो हजारों रिश्ते आने लग गए। पटवार साहब ने कोई एक अच्छी लड़की देखकर इन्होंने रिश्ता कर लिया, और 1 साल के अंदर इनका ब्याह हो गया, शादी कर ली।
अब इधर इनकी तो शादी होगी पटवार जी की, अच्छी पत्नी आ गई, बढ़िया काम चल रहा, जीवन चल रहा बढ़िया। इधर अविवाहित कन्या ने देखा कि यार मैं मौका चूक गई, पटवारी से मेरी शादी हो जाती तो काश मेरा जीवन बन जाता, मजा आता जिंदगी जीने का। कहते अविवाहित कन्या इस लड़के का मार्ग भटकाने का प्रयास करती है। इसकी जब शादी हो गई तब भी इस अविवाहित कन्या ने इसको कहा पटवारी को कि पटवारी साहब आप एक काम करो, उपवन में आना। एक लेटर लिखा इसको और बगीचे में मिलने के लिए मुलाकात की। सही है, ऐसा ही है गाना। उपवन में बुलाने का आग्रह किया इस लड़के से। लड़का तुम्हारे जैसा होता तो चला जाता, मौके को क्यों छोड़ा जाए, है ना। और लड़का लड़का था, लड़का अपनी पत्नी से प्रेम करता था। लड़के के अंदर दो चीजें थी। उसने कहा कि अगर उपवन में मैं इस अविवाहित लड़की को मिलने के लिए चला गया और मुझे इस गांव के किसी एक व्यक्ति ने देख लिया तो मेरी जितनी प्रतिष्ठा है ना सब धूमिल हो जाएगी और सब इज्जत मेरी ना कांकरे हो जाएंगे, जीरो हो जाएगी। और मेरी पत्नी को पता चलेगा जब इस रिश्ते के बारे में तो हमारा रिश्ता भी टूट जाएगा। मेरा अच्छा जीवन चल रहा, मैं मेरी पत्नी से प्रेम करता, दोनों के बीच में अच्छी लाइफ चल रही है, क्यों अपने बीच में मैं जीवन को अपने खराब करूं। ये अपने लड़का अपनी पत्नी से प्रेम करता था, इसलिए अविवाहित कन्या के प्रस्ताव पर भी नहीं गया। और बंदे ने लिख कर दिया इसको लेटर में कि जब मेरे पास गुलाब का फूल है तो चमेली को देखकर क्या करूंगा। ये वाली बात थी मेन तो, है ना। तो ये अविवाहित कन्या के प्रस्ताव पर भी ये लड़का नहीं जाता। इसका मतलब होता आदर्श दाम्पत्य प्रेम का प्रतीक। समझे इस बात को। इसका मतलब यह है कि लड़का केवल अपनी पत्नी से प्रेम करता है और अपनी पत्नी से प्रेम करता, अगर वो चाहता तो चला जाता, लेकिन वो अपनी पत्नी से प्रेम करने के कारण नहीं गया, इसलिए अपने पपैया गीत को किसका प्रतीक माना, आदर्श दाम्पत्य प्रेम का। आया समझ में, मजा आ गया, तो जिंदगी चिल्ड होगी तुम्हारी। ठीक है, कल मिलेंगे मित्रों, नमस्कार सबको, धन्यवाद।